नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत। प्रोफेसर साहब, राजनीतिक गतिविधियों ने तो रफ्तार पकड़ ली है। मेरे हिसाब से सबसे पहले बहुत सी चीजें हो रही हैं। विनेश फोगाट आज घर वापस आए। उनका एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है। 20 जगह वो रुकती हुई जा रही है, उनका स्वागत है। 20 जगह तो निर्धारित है, जो शेड्यूल है, उसके अलावा भी मालूम नहीं कितनी जगह होगा। कोई 125 किलोमीटर का रास्ता उनको तय करना है। वो शुरुआत हो गई है। मोदी जी की कल परसों का भाषण, धनखड़ जी का एक बार फिर से राहुल गांधी को बुरा भला कहना। लेकिन इन सबके बीच कल चुनाव की घोषणा हो गई जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की घोषणा क्यों, मतलब महाराष्ट्र में डर की वजह से नहीं की, क्योंकि महाराष्ट्र गौन केस है। हरियाणा इनको अभी भी लगता है कि कुछ ऊपर नीचे कर लेंगे। दूसरा, जम्मू कश्मीर में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 30 सितंबर तक आप खत्म कर लीजिए, तो सांकेतिक रूप से उसको 4 अक्टूबर तक क्या ये लेगा कि जैसे हम तो नहीं करेंगे, हम नहीं मानते हैं? क्या ये सांकेतिक है? क्योंकि वो कह रहे हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, स्पिरिट को देखिए। स्पिरिट नहीं, कोर्ट के ऑर्डर डेट से चलते हैं, उसमें कोई स्पिरिट नहीं होता है। 100 ग्राम ऊपर थी तो विनेश फोगाट बाहर हो गई थी, तो कोई स्पिरिट नहीं थी। स्पिरिट देखिए वो कितने दूर से आए, कितने, देखिए 3 कुश्ती जीतनी, तो स्पिरिट नहीं होता है। और वो ये मतलब ऐसा व्यक्ति कह रहा है जो इस देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तीसरा, मुझे बाई इलेक्शन से क्यों डर रहे हैं? मतलब बाई इलेक्शन से करके ये तो कई उल्लू सीधे हो जाते, योगी जी को हटाने में आसानी हो जाती, इनको क्या क्या हो जाता। तो इन सारी चीजों में महाराष्ट्र को बाहर रखना, हम लोग इलेक्शन पे बाद में महाराष्ट्र को बाहर क्यों रखा गया, बाई इलेक्शंस क्यों नहीं कराया गया, पहले इस पे बात कर ले, फिर इलेक्शन की संभावनाओं पे बात करें। देखिए, मुझे पहली नजर में तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इन विधानसभा चुनावों में, जिसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव भी शामिल है, और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, अंदेशे हैं कि इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा। अब वो बुरी तरह हार होगी कि पहले के मुकाबले कमतर प्रदर्शन होगा, ये तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो एक साथ सबके अगर चुनाव होंगे और एक साथ अगर वहां पे बहुत खराब प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का, तो राजनीतिक नुकसान बहुत मोटा होने वाला है, बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान होने वाला है। तो ये पूरी तिकड़म जो की जा रही है, इस राजनीतिक हार पराजय की वजह से होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने की तिकड़म है। देखिए, पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ साथ चुनाव हुए थे। इस बार उन्होंने महाराष्ट्र को हरियाणा से अलग कर दिया। अभी एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री लाल किले पे बोल रहे थे कि भाई एक देश एक चुनाव होना चाहिए, और उसके लिए कितनी बड़ी उन्होंने अपील की और कहा कि भाई हमारे पास तो रिपोर्ट रखी हुई है, उस रिपोर्ट में संस्तुति की गई है, देश को बहुत नुकसान होता है। और दूसरे दिन ही जब मुख्य चुनाव आयुक्त घोषणा करते हैं, तो वहां पे प्रधानमंत्री के ही भाषण के बिल्कुल विपरीत चले जाते हैं, और एक देश एक चुनाव वाली बात जो है उठा के ताक पर रख दी जाती है। कुछ समीक्षकों का कहना है, और मैं उसका समर्थन करता हूं, कि अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री एक देश एक चुनाव के प्रति गंभीर हैं, तो उन्हें लोकसभा चुनाव के साथ ही इन विधानसभाओं के चुनाव करा देने चाहिए थे। अगर हेमंत सोरेन इस्तीफा देने से मना कर देते वक्त से पहले, तो वही हरियाणा की सरकार से तो आप इस्तीफा ले ही सकते थे, और महाराष्ट्र की सरकार से भी इस्तीफा ले सकते थे, क्योंकि वो तो आपकी सरकारें हैं। तो आप ये दिखा सकते थे देश को कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इतने गंभीर हैं इस मसले में कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के साथ में ये सारे चुनाव जोड़ दिए। अब महाराष्ट्र का 1 महीने बाद चुनाव होने वाला है, एक नमूना पेश कर सकते थे, ताकि इस पूरे विचार के पीछे जो उनकी भावना है, उनका संकल्प है, वो निकल के आ जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुल मिलाकर मुझे तो यही लगता है कि ये सिर्फ जो एक साथ पराजय होने से जो एक भीषण और बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है, उसको कैसे न्यूनतम किया जाए। अब हरियाणा में अकेले अलग चुनाव होगा तो वहां पे पूरी ताकत लगा देंगे। अब इनसे कई सवाल पूछे जा सकते हैं। एक सवाल ये है कि भाई, आपने पिछली बार जो लोकसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुआ था, तो घाटी में अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए थे, 3 सीटों पे उम्मीदवार नहीं खड़े किए थे, केवल जम्मू में उम्मीदवार खड़े किए थे। लद्दाख तो अब निकल के अलग हो गया। लद्दाख में तो लोकसभा चुनाव में ये हार गए, और अब इस विधानसभा चुनाव के दायरे में लद्दाख आता नहीं है जी। अब प्रश्न इस बात का है कि अब घाटी में उम्मीदवार खड़े करेंगे या नहीं करेंगे। इनके वहां के एक नेता ने टीवी बयान देते हुए कहा कि हम घाटी में मजबूती के साथ इस बार लड़ेंगे। तो मजबूती के साथ जो लड़ेंगे, जिस इलाके के अंदर 95% से ज्यादा मुसलमान आबादी है,
उस इलाके में ये हिंदू उम्मीदवार खड़ा करेंगे कि मुसलमान उम्मीदवार खड़े करेंगे? भाई ये क्या करेंगे? सवाल इस बात का। पिछली बार इन्होंने जब उम्मीदवार वहां नहीं खड़े किए थे, ये अगर मुसलमान उम्मीदवार खड़े करते तो उन्हें मुसलमान वोट नहीं मिलते, हिंदू उम्मीदवार खड़े करते तो वैसे भी कोई वोट नहीं मिलता इनको। जो हिंदू बहुसंख्यकवादी पार्टी है, जो पूरे देश में मुसलमानों को कोई टिकट नहीं देती, कश्मीर में वो मजबूर है कि वहां पर मुसलमान उम्मीदवार खड़े करें। इन्होंने जब 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने जब 35A को हटाकर कश्मीर से विशेषाधिकार विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया इन्होंने, उससे पहले भाजपा घाटी के अंदर शिया मुसलमानों के बीच में कुछ काम कर रही थी। घाटी में शिया मुसलमानों के भी कुछ बड़े इलाके, सघन इलाके उनमें काम कर रही थी, और उसका मानना यह था कि शिया और सुन्नी के बीच के अंदर जो बीच में जो मतभेद होता है, जो फर्क होता है, उस फर्क का फायदा उठाकर वो शियाओं के बीच में अपनी पैठ बना लेगी। वैसे भी देश के लखनऊ के शिया जो है वो भाजपा को वोट देते रहे हैं, और सब लोग जानते हैं कि शिया मुसलमान और बरेलवी, सुन्नियों में बरेलवी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की प्रतिस्पर्धी से देख सकते हैं, क्योंकि वो अन्य सुन्नियों से उनका एक मुकाबला रहता है और वो सताए हुए महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने 35A वाला काम किया, भाजपा ने जितना राजनीतिक काम घाटी में किया था वो काम भी सिफर हो गया। और न केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम सिफर हो गया, पीडीपी का काम सिफर हो गया, बल्कि इनका भी काम सिफर हो गया बुरी तरीके से। और सभी को अपनी राजनीति जो है वो नए सिरे से बनानी पड़ी, और अभी तक किसी को नहीं पता है दरअसल कि इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा। एकमात्र एक ऐसा मुद्दा है कि भाई पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, इस और जो भाजपा का वायदा भी है। इसके अलावा किसी के पास कोई दरअसल मुद्दा है नहीं। विकास का मुद्दा तो एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा ही बना रहता है, उसको कोई विशेष मुद्दा नहीं माना जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भी समस्याओं का सामना कर रही है, और हरियाणा में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना कर रही है। बार बार समीक्षक लोग कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, तो मैं कहता हूं कांग्रेस के अंदर ऐसा कौन सा समय था जब कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नहीं थी, और ऐसा कौन सा इलाका है जहां कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नहीं है? कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, और हर पार्टी में गुटबाजी होती है। समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में गुटबाजी नहीं है, सब में जो यादव परिवार है उसके अंदर गुटबाजी है, सब जगह गुटबाजी होती है। लेकिन ये मानना कि गुटबाजी की वजह से कांग्रेस के नेता आपस में इतना लड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारते हारते जीत जाएगी, ये बिल्कुल मुगालता है, बिल्कुल गलतफहमी है। कांग्रेस, मेरा मानना है कि कांग्रेस हरियाणा में गुटबाजी के रहते हुए भी पूरी तरह संकल्प और एकता के साथ लड़ेगी। वहां का आला कमान ये सुनिश्चित करे। वैसे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा में कांग्रेस के नंबर 1 नेता हैं। बाकी उन्हें जो चुनौती कांग्रेस भीतर से उन्हें मिलने वाली चुनौतियां हैं, वो कमजोर चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां तब निकल के आएंगी जब कांग्रेस वहां चुनाव जीत जाएगी, उस सरकार बनाएगी, तब होगा किस गुट को सरकार में कितनी नुमाइंदगी मिल रही, वहां तो मेरी बात समझ में आती है। लेकिन चुनाव लड़ते वक्त कोई होगी बात, ये मुझे नहीं लगती। आला कमान दूसरे गुट को भी टिकट मिले पूरी तरीके से, उसको भी प्रोत्साहन प्राप्त हो, क्योंकि दूसरे गुट जो है वो जरूरी नहीं कि सारे गुट जाटों की नुमाइंदगी करते हो। तो ऐसी स्थिति वहां पे है। हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है इस वक्त, और भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर स्थिति में है। इन्होंने जब मुख्यमंत्री बदलने पे इनकी पार्टी में फूट पड़ी, और सरकार के अंदर बहुत ज्यादा भाजपा में खींचतान है। जो किसान वर्ग है हरियाणा का, वो भाजपा से इतना नाराज है कि उन्हें गांव में घुसने की भाजपा कार्यकर्ताओं को शायद ही इस चुनाव में इजाजत प्राप्त हो। मुख्य तौर पर इनकी कोशिश ये होगी कि हिंदू व्यापारियों के वोट प्राप्त कर लें, ओबीसी के वोट में थोड़ी सी सेंध लगा के वहां वोट प्राप्त कर लें, और दलित वोटों में कुछ हस्तक्षेप करें। ये इनकी कोशिश होगी भाजपा, इसके जरिए ये चुनाव में टिकने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सही है कि जो हिंदू व्यापारी हैं, जिनकी नुमाइंदगी खट्टर साहब करते हैं, पंजाबी समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। क्योंकि सैनी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, तो सैनी ओबीसी से हैं, तो वहां भी ओबीसी समाज करीब 30% है हरियाणा में, वो इनके पक्ष में एक हिस्सा उसका झुक सकता है। लेकिन कांग्रेस का ग्राफ उठान पर है, और जब किसी पार्टी का ग्राफ उठान पर होता है तो उसे केवल अपने जनाधार का ही वोट नहीं मिलता, बल्कि उसे दूसरे समुदायों के भी काफी वोट मिलते हैं, जो कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस के साथ होने वाला है। जी। मैं एक दो चीजें जो मेरी समझ में है अबे भाई,
जैसे मैं देख रहा हूं, दो चीजें हैं। एक तो पंजाबी वोट में भी बड़ी सेंध लगी है, राज बब्बर को 7 लाख से ऊपर वोट गुड़गांव में मिले, तो वो भी एक बड़ी सेंध लगी है, जहां पे माना जा रहा था कि कोई मैच ही नहीं होगा। दूसरा, मेरा अपना एक मानना यह है कि इन लोग जानबूझ के हरियाणा इलेक्शन को इसलिए भी अलग कर रहे हैं कि ये जानते हैं कि हरियाणा इलेक्शन के समय ये अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ेंगे। और अगर ये क्योंकि कई लोगों का कहना था कि दिल्ली इलेक्शन भी साथ, दिल्ली इलेक्शन में हर हालत में उनको बेल मिलेगी, क्योंकि अगर जनरल इलेक्शन के लिए बेल मिलेगी तो वहां के तो मुख्यमंत्री हैं, वहां पे तो बेल देना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कोर्ट को। तो ये वो भी एक कहीं ना कहीं खेल इनका कैलकुलेशन चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल बाहर ना आए। उनको डर ये है कि बाहर आके कितना फायदा कितना नुकसान मुझे नहीं मालूम है। आज तो ये हो गया है ना कि इंडिया गठबंधन में थोड़ा दिक्कत लग रही है कि आम आदमी पार्टी कही है कि हम सब जगह लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते तो मुझे लगता है कुछ आयरन आउट चीजें हो सकती थी। वो भी क्या एक कारण रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखो और इंडिया गठबंधन को आपस में लड़ने दो, क्या ये भी एक कारण हो सकता है? देखिए, मैं केवल अभी आपने चूंकि बात बताई है, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में आपको 4 लाइन का ट्वीट है, आपको पढ़ के सुनाता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। अन्याय के विरुद्ध इस युद्ध में इंडिया आपके साथ है। ये राहुल गांधी का ट्वीट है जो आज सवेरे मैंने पढ़ा है। कल अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन था। पिछले साल अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन पर राहुल गांधी ने बधाई नहीं दी थी। इस बार उन्होंने जन्मदिन पर राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है। मैं बता रहा हूं कि जो इंडिया गठबंधन की राजनीति है उसमें राहुल गांधी की तरफ से कम राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से बाकी सभी दलों के साथ में बड़ी जबरदस्त एकता और मेलजोल है। अखिलेश किस तरीके से खड़े होकर राहुल गांधी के साथ देते हैं, राहुल गांधी किस तरह अरविंद केजरीवाल को बधाई दे रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी ने हरियाणा में उनसे नाता तोड़ लिया है, गठजोड़ तोड़ लिया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से गठजोड़ तोड़ लिया है। बड़ी पार्टी गठजोड़ तोड़ती है, छोटी पार्टी तो अपनी तरफ से गठजोड़ तोड़ती नहीं है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी बड़ी है, वहां कांग्रेस बड़ी है। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि जैसे जैसे हरियाणा चुनाव के लिए पेशबंदियां वो सब आगे बढ़ेंगी और बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई गठजोड़ निकल आए। जी, इस बात की संभावना है। दूसरी बात, मैं आपकी बात से मेरे दिमाग में सवाल आया, क्या सुप्रीम कोर्ट भी एनडीए सरकार के कहने पे या भाजपा के कहने पे अरविंद केजरीवाल को जमानत देगा या नहीं देगा? ऐसी बात नहीं है। मामला अब हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है उनकी सीबीआई में जमानत। पीएमएलए में नियमित जमानत प्राप्त हो चुकी है, रेगुलर बेल उनको प्राप्त हो चुकी है पीएमएलए के अंदर, और लोअर कोर्ट नहीं दे दी थी रेगुलर बेल उनको। अब सीबीआई का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेज दिया है और मेरे ख्याल से अगस्त के महीने में ही उसकी सुनवाई हो जाएगी। तो वो सितंबर तक बात पहुंचेगी भी नहीं। और मेरा तो मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो सिद्धांत पे काम कर रहा है कि बेल जो है वो उसूल है, जेल उसूल नहीं है। जब वो पीएमएलए में बेल मिलनी चाहिए तो वो सीबीआई के इस केस में बेल क्यों नहीं देगा? मेरा तो मानना यह है कि लगभग 100% ये तय है कि अब अरविंद केजरीवाल को ये सरकार जेल से निकलने से नहीं रोक सकती इसमें, और अगस्त के महीने में ही बहुत संभावना है कि वो जेल से बाहर निकल आएंगे अरविंद केजरीवाल। और खुद अभी मनीष सिसोदिया एक बड़ा इंटरव्यू दे रहे थे टीवी पर, उन्होंने भी कहा कि वो जेल से निकलने ही वाले हैं। और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो सब प्रवक्ता भी सब जगह कहते हुए घूम रहे हैं और उनकी बात में दम है, केवल इसलिए नहीं, आशा में नहीं कह रहे हैं, ये एक तथ्यात्मक हकीकत है। मुझे तो नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के केस में कोई जमानत देने से इनकार करेगा। तो वो भी जेल से बाहर निकल आएंगे और अपनी पार्टी के लिए फिर से काम करना शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की जो प्राथमिकताएं हैं वो दिल्ली ज्यादा है। जी, क्योंकि दिल्ली में इतना ज्यादा अटैक किया है, इतना ज्यादा हमला हुआ है उनके ऊपर, और भाजपा को उम्मीद है कि वो अपनी 8 सीटों से काफी कुछ आगे बढ़ा के ले जाएगी। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के पूरे जो वर्चस्व है दिल्ली की राजनीति पर उसको अस्थिर कर दे। इस प्रकार की तमाम उम्मीदों के साथ में भाजपा यहाँ पर राजनीति कर रही है। तो मुझे लगता है कि सारी जो ऊर्जा है वो अरविंद और मनीष दोनों ही दिल्ली में खपाएंगे। हरियाणा वगैरह में अगर सामान्य स्थिति होती तो वो हरियाणा में भी अपनी ऊर्जा खपाने के बारे में सोचते। तो हाँ, हो सकता है उनके दिमाग में ये बात आ जाए हरियाणा में चलिए इस बार समझौता कर लेते हैं, दिल्ली में अपना फोकस करेंगे। जी,
इस बार एक बार चुनाव पे शायद फिर से वापस आएंगे अगर समय मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं अभी भाई एक चीज और, अच्छा हाँ, एक और अच्छी चीज दर्शकों को बता दें। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बता रहे थे कि महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे तो फोर्सेस इतनी कहां कैसे करें, मतलब आज उनको तीसरे राज्य में फोर्सेस नहीं है इसका बहाना लेना पड़ रहा है। और फिर वो बता रहे थे कि त्योहार बहुत पड़ रहे हैं। मुझे तो बता दी हिंदुओं में कल ही एकादशी था, परसों रक्षाबंधन है, उसके बाद जन्माष्टमी है। भाई हिंदू धर्म में तो हर हफ्ते हर पखवाड़े कोई ना कोई त्योहार है। अगर आप बहाना बनाना चाहिए, जिसको कहते हैं ना ऑफिस ना आने का, काम ना करने का बहाना है ये सब। खैर, मैं एक और चीज पे आपसे जरा समझना चाहूंगा। मोदी जी ने अभी तक का सबसे लंबा एक भाषण दिया परसों लाल किले की प्राचीर से, 98 मिनट। अब उसके कई चीजें हैं। एक तो उनकी खींच साफ दिखाई दी लाल किले की प्राचीर से, इतना बुरा भरा कि विकृत हैं, विदेशद्रोही हैं, और इतनी गाली देने की क्या जरूरत थी। दूसरा, इतनी झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो उनका मतलब ये था। अरे भाई, प्राचीर से खड़े होकर बोल रहे हो, कागज रख के सामने बोल रहे हो, अगर उसमें बिरसा मुंडा जी को तुम उसको कर रहे हो, तो ये तो मतलब मेरे हिसाब से आदिवासी समाज से इनको माफी भी मांगनी चाहिए। और तीसरा, मैं इसलिए कहूंगा, वो था बहुत छोटा मुद्दा, लेकिन इससे बीजेपी को क्या मिलता है। राहुल गांधी को 5वीं रो में जो बिठाया गया, अशोक वानखेड़े ने कल ऑन रिकॉर्ड ही कहा है कि उनके पास कागज हैं जिसके अनुसार राहुल गांधी को पहले रो की 7वीं कुर्सी पे बैठना था, जो उनके पास सीटिंग अरेंजमेंट था। और ये किसने किया होगा, इसमें कोई बहुत गेस की जरूरत नहीं है। जो मानसिकता है, ये जो मोदी जी कह रहे थे ना विकृत मानसिकता, ये मानसिकता उनके यहाँ किसकी है, ये सबको पता है किन दो लोगों की। मैं तीनों चीजों पे, राहुल गांधी को पीछे बिठाने से उनको क्या लाभ, इतनी गाली देने से क्या फायदा, और झूठ अगर बोले हैं और खास करके ऐसे नायक के लिए बोले हैं जो हम सब मतलब सिर्फ आदिवासी समाज का नहीं इस देश का नायक है, तो उस पर कम से कम एक बार माफी तो मांग लेनी चाहिए कि मेरे बिरसा मुंडा के सवाल पर मोदी जी ने जो एक ऐतिहासिक गलती की है इसमें, वो उनकी गलतियों की जो लंबी सूची है अब उसके शीर्ष पर आ गई है। उन्होंने गलतियां वहां शुरू की थी कि सिकंदर जब बिहार आया था वहां से उन्होंने गलतियां शुरू की थी, और अब बिल्कुल 11वें साल में भी बिल्कुल ये गलती तो उन्होंने 2014 में कर दी थी, सिकंदर बिहार आया था। 11वें साल तक वो गलतियां अपनी जारी की थी। देखिए, इतना अयोग्य, कम पढ़ा लिखा, इतिहास की इतनी कम जानकारी रखने वाला, इतना लफाज, इतना ड्रामेबाज प्रधानमंत्री भारत में कभी भी नहीं हुआ। अब आप इस पूरे भाषण की लफाजियां आप देखिए। उन्होंने एक बहुत जबरदस्त लफाजी की है इस भाषण में, जिसपे उन्हें काफी सुर्खियां भी मिली हैं, और मैं समझता हूं भारत की मीडिया ने उसको सुर्खियां देकर नादानी की है। उन्होंने कहा है कि हम भारत में जितने भी सिविल कोड चल रहे हैं वो सारे कम्युनल हैं, हमें एक सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है, ये कहा है उन्होंने। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा सिविल कोड कौन सा है? हिंदू सिविल कोड, जिसमें भारत की 3/4 आबादी आ जाती है। यानी भारत का जो इस्लामिक सिविल कोड है वो तो 15-20% कोई 15% आबादी को संबोधित करता है। ईसाई सिविल कोड है केवल 2% से भी कम आबादी को संबोधित करता है। और जो हिंदू सिविल कोड है उसका एक नाम बहुधार्मिक सिविल कोड भी हो सकता है, क्योंकि वो केवल हिंदुओं, हमारे आपके जैसे लोग जो हिंदू परिवारों में जन्मे हैं, उन्हीं की विवाह पद्धति और उत्तराधिकार कानून का विनियमन नहीं करता। बल्कि अगर हम लोग सिख समाज में पैदा होते तब हम उसी से विनियमित होते, अगर हम लोग बौद्ध समाज में पैदा होते तो उसी से होते, जैन समाज में पैदा होते। दरअसल वो 4 धर्मों के लिए है वो सिविल कोड। आप उसको कह रहे हैं कि कम्युनल सिविल कोड है, जैसे कि वो कोई एक छोटे मोटे संप्रदाय और किसी एक संप्रदाय का सिविल कोड हो। एक तो आप देखिए ना, ये मोदी जी की जुर्रत देखिए और उनकी लफाजी देखिए, हिंदू सिविल कोड को वो कम्युनल सिविल कोड कह रहे हैं, जो कि तथ्यात्मक दृष्टि से गलत है। अच्छा, अब सवाल यह है कि आप कहते हैं सेकुलर का मतलब होता है गैर धार्मिक या धर्म से दूर या धर्म के आधार पर जो ना बना हो। तो क्या ये जिस सिविल कोड की कल्पना पेश कर रहे हैं उसमें ईसाई चर्च में जाके शादी नहीं करेंगे, मुसलमान निकाह नहीं करेंगे, हिंदू 7 फेरे नहीं लेंगे, यज्ञ की वेदी के आर्थिक 7 फेरे नहीं लेंगे हिंदू? क्या उसके अंदर सिख जो है वो गुरुद्वारे जाके शादी नहीं करेंगे? दुनिया में क्या कोई सिविल कोड सेकुलर होता है? भारत छोड़ दीजिए, क्या अमेरिका का सिविल कोड सेकुलर है? भाई, उसमें सेकुलर हिस्सा केवल इतना होता है कि एक स्पेशल मैरिज एक्ट, जैसे भारत का जो मौजूदा विवाह पद्धति है उसमें एक स्पेशल एक्ट है
जिसके तहत दो अलग अलग धर्मों के अनुयायी बिना धर्म परिवर्तन किए हुए शादी कर सकते हैं। ये हमेशा अपवाद स्वरूप हर सिविल कोड में रखा है, तो पहले से भारत में कानून मौजूद है। एक हिंदू एक मुसलमान आपस में जाके शादी कर सकते हैं, एक हिंदू या ईसाई आपस में जाके स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। हिंदुस्तान में कम होती हैं, लेकिन रोज इस तरह की शादियां होती हैं, नियमित रूप से होती हैं। आप कचहरी जाइए, आपको उसका पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। छोटे से शहर में जाइए, वहां मिल जाएगा आपको रिकॉर्ड। लखनऊ की कचहरी में तो और भी बड़ा रिकॉर्ड आपको मिलेगा इसका। तो वो आप कह सकते हैं कि सिविल कोड का एक वो बहुत छोटा सा एक कोना है जो कि शादी और उत्तराधिकार, शादी और परिवार को धर्म और मजहब के दायरे से बाहर निकाल देता है। बाकी कुछ भी सेकुलर नहीं होता है। ये पूरा आइडिया ही गड़बड़ है। आप मैं कहूंगा, ईमानदारी से कहूंगा कि ये भले ही कुछ सख्त शब्दों का इस्तेमाल करूं, ये एक मूर्खतापूर्ण आइडिया है, ये एक लफ्फाजी से भरा हुआ आइडिया है। ऐसा सिविल कोड संभव ही नहीं है जिसकी भी चर्चा कर रहे हैं। ये केवल वो एक नई, जैसे राम माधव ने आज इसी तथाकथित सेकुलर सिविल कोड के समर्थन में एक लेख लिखा है। उस लेख की पहली कुछ पंक्तियां क्या है कि लाल किले पे मोदी ने दिखा दिया है कि वो पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में है? उन्हें पूरी ऊर्जा पूरी तरह एनर्जेटिक दिखाई पड़ रही थी। ये पहले दो वाक्य हैं उसके। तो अभी तक मोदी जी ये साबित करने में लगे हुए हैं कि बहुमत खो देने के बावजूद वो पूरी तरह सरकार उनकी जकड़ में है। और ये जो उन्होंने अपने भाषण के अंत में जो लफ्फाजियां की हैं, ऐसे एक देश एक कानून, अब उनकी हैसियत नहीं है एक देश एक कानून लागू कर सके, सेकुलर सिविल कोड, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ता रहूंगा, ये सब जो बातें कही गई हैं, ये सिर्फ यही दिखाने के लिए है कि हमने जो जब हमारे पास स्पष्ट बहुमत की सरकार थी, तब जो हमें दावेदारियां हम करते थे, वो दावेदारियां हमने अभी छोड़ी नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। ये कुछ नहीं कर सकते, ये वक्फ बोर्ड का कानून तो पास नहीं करा सकते संसद में। ये एक देश एक कानून और सेकुलर सिविल कोड किस मुंह से लाएंगे? जी जी, नहीं मैं, लेकिन उसमें एक दो चीजें और रह गई। ये जो राहुल गांधी को, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इसको, मतलब कभी कभी मुझे लगने लगता है कौन लोग हैं भाई ये जो एक बेसिक, जैसे पहले घर में कहा जाता था, मुझे बिल्कुल ठीक से याद है बचपन में, अगर घर पे कोई आता था पानी ऐसे ही दिला दीजिए तो माँ डांटती थी कि भाई पानी के साथ कुछ तो, ऐसे थोड़ी पानी दिया जाता है। मतलब ये बेसिक संस्कार की बात होती है। आपने 5वीं रो में राहुल गांधी को बिठा के उसका क्या कद नीचा कर लिया? क्या राहुल गांधी को अब कोई सोचेगा कि वो 5वीं रो वाले हैं? वो क्या फायदा, क्या हासिल हुआ? राहुल गांधी इन लोगों के दायरे से बाहर निकल गए। राहुल गांधी का ग्राफ जो है वो बिल्कुल अलग जमीन पर और अलग तरह बढ़ रहा है। एक तरफ राहुल गांधी को ये 5वीं रो में बैठा रहे हैं, दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी इन पे आरोप लगा रहे हैं कि सोनिया गांधी अभी इनको ताजा आरोप है कि सोनिया गांधी इनको ब्लैकमेल कर रही है, राहुल गांधी के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक 2006 का एक दस्तावेज लिए कि सुब्रमण्यम स्वामी 2019 के पहले से घूम रहे हैं, और वो उसके आधार पर राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे तो उनसे एक जवाब तलब भी राहुल गांधी से किया था। राहुल गांधी ने उस पत्र का जवाब देना भी उचित नहीं समझा। उसके बाद से जब ये आपके अमित शाह गृह मंत्री हो गए, उन्होंने उस मुद्दे को टेकअप ही नहीं किया। सुब्रमण्यम स्वामी रोज कह रहे हैं कि ये सरकार राहुल गांधी से दबी हुई है। आरएसएस के कई लोग जो टीवी पर आते हैं संघ विचारक बनके, वो ये कह रहे हैं कि इनकी हिम्मत नहीं है सरकार की राहुल और सोनिया पे हाथ डाल सके। तो देखिए बिल्कुल परिस्थिति बदल चुकी है। ये राहुल गांधी को वो मान लो खड़ा रखते हो, आप कुर्सी भी नहीं देते, गधे नहीं आपको कुर्सी नहीं देंगे, आप खड़े रहिए। उस हर चीज से राहुल गांधी की छवि आगे बढ़ रही है। जितना ये राहुल गांधी को सताएंगे, जितना राहुल गांधी के खिलाफ बोलेंगे, बालक बुद्धि कहेंगे, फिर उनको बदले में उनको बैल बुद्धि कहा गया, ये सारी बातें इनके हाथ से निकल गई हैं। जिस वक्त आपका रुतबा होता है उस वक्त जब आप इस तरह के काम करते हैं तो इस कामों का आपका फायदा होता है। लेकिन जब आपका रुतबा खत्म हो जाता है या रुतबे में क्षय शुरू हो जाता है, उसके बाद इन कामों के आपको नुकसान होते हैं। यही राजनीति के विकास का यही नियम है। मैं एक और चीज अभय भाई आपसे इसलिए, क्योंकि कल हमारे देश के जो राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को क्या हो गया है। धनखड़ जी सभापति के पद पे बैठते हैं। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि स्पीकर का अपना कोई व्यू नहीं होता है। स्पीकर का तो भाई केवल संचालन उसका काम है, लेकिन धनखड़ जी का व्यू ना केवल वो राज्यसभा के अंदर देते हैं, ना केवल वो जया बच्चन हो चाहे कोई भी महिला या सीनियर खड़गे हो, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो व्यवहार बिल्कुल भी मतलब जायज नहीं है। वो बदतमीजी के आसपास घूमता है।
अब कल वो एक किसी लॉ इंस्टीट्यूट में गए थे बच्चों को संबोधित करने। अब आपका ठीक है, अब वो वहां पे राहुल गांधी को फिर उनको बराबर बुरा कहने लगे। उनका कहना है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे राहुल गांधी अगर सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि वो एक सू मोटो इस पे ले, और ये कैसे, और ये तो एंटी। अरे भाई, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ये कह रही है कि तुम्हारे एक इंस्टीट्यूशन पे बैठी हुई महिला माधवी बुद्ध जी के कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसपे उनका एक भी अभी तक वक्तव्य नहीं आया। सेबी की तरफ से आया है, लेकिन माधवी बुद्ध ने अभी तक नहीं बताया कि उन्होंने कब डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया। अगर राहुल गांधी इस पे सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं, तो ये धनखड़ जी को ये कहां से एंटी नेशनल और गलत और क्या क्या इंस्टीट्यूशन। मैं जरा इस पे भी एक लूंगा, धनखड़ जी को क्या हो गया है? जिस वक्त विपक्ष ने, जब जया बच्चन से उनकी टक्कर हुई और विपक्ष ने ऐलान किया कि वो उनके खिलाफ महाभियोग लाएगा, और 86 सांसदों ने उस पर दस्तखत भी कर दिए महाभियोग के प्रस्ताव के ऊपर, उसके अगले दिन भास्कर ने एक एडिटोरियल लिखा। मैं बहुत अखबार पढ़ता हूँ, उसकी बार बार अखबारों में छपा है, वो मेरी बातचीत में आ जाता है। आप उस बहुत छोटा सा एडिटोरियल है, आपको पढ़ने में 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा, आप उसको 50 सेकंड में ही पढ़ लें। उस एडिटोरियल में भास्कर ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये लोग जो इन पदों पे बैठे हुए हैं, जैसे ही सत्ताधारी दल पर संकट आता है, ये सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता की तरह आचरण करने लगते हैं। मैं इसी बात को कहता हूं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के प्यादे हैं। यही नहीं, ओम बिरला साहब भी, ये कुछ ज्यादा मुखर है ओम बिरला के मुकाबले। ओम बिरला जो कुछ अपने जौहर दिखाते हैं, संसद में ही दिखाते हैं, और बाहर इस तरह की बातें नहीं बोलते। ये बाहर भी बोलते हैं और संसद के अंदर, संसद के राज्यसभा के भीतर भी बोलते हैं। और भास्कर के एडिटोरियल में यह भी लिखा था कि भाई इनके खिलाफ महाभियोग लाने की कौन कौन सी शर्तें हैं सफल होने की। तो कहना है कि राज्यसभा में बहुमत से पारित होना चाहिए, उसके बाद में लोकसभा में 40 दिन के नोटिस का जो वो नोटिस दिया जाता है, उसके तहत उसको भी वहां भी बहुमत से उसका अनुमोदन होना चाहिए। तो भास्कर का मानना था कि राज्यसभा में तो ये पारित हो सकता है, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो पाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है। साथ में भास्कर ये भी कहता है कि भले ही लोकसभा में ये पारित ना हो, लेकिन अगर ये राज्यसभा में भी पारित हो जाता है, तो जिस सदन की आप रोज अध्यक्षता करते हैं, रोज सभापति बन के बैठते हैं कुर्सी पे, उस सदन का विश्वास तो आप में जाहिर हो ही जाएगा। ये आपके लिए कितनी बुरी बात होगी। और अंतिम वाक्य क्या है उस एडिटोरियल का? अंतिम वाक्य क्या है कि हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट से विपक्ष के तर्कश में और भी तीर आने वाले हैं। आप भास्कर हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार है, करोड़ों लोग रोज पढ़ते हैं उसको, करोड़ों में बिकता है अखबार, पहले नंबर पे है। जागरण उसके बीच में प्रतियोगिता होती रहती है। अगर आप नेशनल लीडरशिप सर्वे को देखेंगे, कौन नंबर 1 का अखबार है, कौन नंबर 2 का अखबार है। करोड़ों लोग भास्कर को रोज पढ़ते हैं, उसके सभी संस्करणों को अगर जोड़ लिया जाए। ऐसी स्थिति में आप देखिए, जब ये इतना बड़ा अखबार ये बात कह रहा है इस सवाल पे, हिंडनबर्ग दूसरी रिपोर्ट को कमतर, पहली रिपोर्ट जैसा असर उसका नहीं दिखाई पड़ा स्टॉक मार्केट पे। ये सही बात है, क्योंकि वो पहली रिपोर्ट दूसरी दृष्टि से थी। उससे बहुत सारे नए सवाल पैदा हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो अगर अडानी के खिलाफ ये जांच हो सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने करवाई थी कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपने शेयरों के दाम बढ़ाने के लिए मैनिपुलेशन किया या नहीं किया, यही जांच तो सेबी ने की थी। प्रश्न ये है कि इस जांच को मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यू से अलग कैसे रखा जा सकता है? क्या स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई मैनिपुलेशन संभव है जिसमें पैसे न खर्च हो? स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन करने के लिए तो आपको करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे ना, है? अगर कोई मैनिपुलेशन हुआ है और उसमें रुपया खर्च हुआ है, तो रुपया कहां से आया? इसीलिए कांग्रेस ने कहा है कि हम जब इस मसले को सड़क पे ले जाएंगे तो हम ईडी के दफ्तरों का घेराव करेंगे। जी आप कांग्रेस का फोकस कहां है? हम प्रवर्तन निदेशालय ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये मसला, दरअसल कांग्रेस कह रही है कि ये दरअसल मसला मनी लॉन्ड्रिंग का है। और पहली रिपोर्ट में यही आरोप थे कि आपने अपने धन को रिरूट करके वहां पे किस तरह लगाया आपने, और उससे आपने शेयर प्राइस बढ़ाए। एक दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि जो माधवी बुच के बारे में है कि ये सिंगापुर बेस्ड थी, इनका 60 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर था निजी। जी तो 30 लाख रुपए की नौकरी क्यों कर रही है यहाँ पे? जी नहीं, और इन्होंने अगर आपका टर्नओवर 60 करोड़ का होगा कहीं, तो आप उसको छोड़ के आके 25-30 लाख की नौकरी करेंगे? नहीं। और अभय भाई, जो स्पष्टीकरण आ रहा है, जो प्रेस रिलीज जो आया है, वो सेबी की तरफ से आया है। बिल्कुल। मैं आप क्या नौकरी करूं? हाँ,
मैं आपके यहाँ नौकरी करूं तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे भाई ये हुआ है। कहना तो मुझे है ना कि मैंने इनको क्या क्या, सेबी को क्या पता कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, आरोप तो यही है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जांच करा रहा था माधवीपुरी बुच को, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर विस्तार के साथ बताना चाहिए था कि भाई हमारे ये हमारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट थे, हमने इस अमुक अमुक समय पर डिस्क्लोजर किया, इनका हमने बता दिया, अब हमारे पास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो कुछ भी उनकी वित्तीय हकीकत है, उस पूरी हकीकत को बताना चाहिए था। साथ में ये भी बताना चाहिए था कि सिंगापुर में हमारे कौन कौन से क्लाइंट होते थे, सारी बातें बतानी चाहिए थी इनको। ये तो उन्होंने नहीं बताई आज तक उन्होंने। यही सबसे बड़ी बात है जो माधवीपुरी बुच, ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं कि आप इतने, जब आप आईसीआईसीआई में नौकरी करती हैं तब भी इनकी करोड़ों रुपए साल की आमदनी थी। एक ऐसा व्यक्ति जो करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहा है, वो सारी अपनी उस आमदनी को छोड़ के 30 लाख रुपए की नौकरी क्यों करेगा? नहीं अबे भाई, बहुत से और हैं सवाल, क्योंकि फिर बात कहीं और मुड़ जाएगी। जैसे आप अपना आप सिग्नेचरी आप कह देते हैं कि भाई मेरा अकाउंट अब मैं नहीं अकाउंट करूंगा, मेरा लड़का करेगा, मेरी पत्नी करेगी। इन्होंने अपने हस्बैंड को किया और फिर इनके प्राइवेट ईमेल पे वो रिडेम्पशन हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका कुछ संपत्ति थी। आपको कैसे, आप जब एक बार आप अपना सारा हक मुझे दे दीजिए तो फिर आप कैसे ऑपरेट कर रहे थे उसको? जो हिंडनबर्ग की बहुत वो है। खैर अभी इसको यहीं रोकते हैं। मैं एक अंतिम सवाल इसलिए कर ले रहा हूं कि वो जैसे पिछली बार भी कहा था, विनेश फोगाट देश लौट आई हैं और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विनेश फोगाट को लेके एक जनरल बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों में। उसका दो कारण है। एक तो बृजभूषण शरण सिंह को अभी भी ये माना जा रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी हुई है और जिसका शिकार विनेश फोगाट हुई है। दूसरा यह है कि सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं थी, सरकार बिल्कुल ठंडा रुख था। सरकार को हुआ जो करना है करो, होना है हरो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विनेश फोगाट के पीछे खड़ी हुई नहीं दिखाई दी। आपको क्या लगता है हरियाणा इलेक्शन में ये भी एक मुद्दा होगा? अबे भाई देखिए, मैं आपकी बात का बहुत संक्षेप में जवाब दूंगा। मैं ये कहूंगा कि विपरीत परिस्थितियों से निकलकर अगर कोई व्यक्ति एक स्थायी सेलिब्रिटी में बदल जाता है, विनेश फोगाट को वहां पर पदक नहीं प्राप्त हुआ, उनकी अपील भी खारिज कर दी गई। लेकिन आज जो विनेश फोगाट वहां से वापस आई हैं, इस वक्त देश में और खासतौर से जहां की वो रहने वाली हैं, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सब जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में उनसे बड़ी सेलिब्रिटी कोई नहीं। और उनका ये सेलिब्रिटी स्टेटस बहुत लंबे अरसे तक चलने वाला। सेलिब्रिटी स्टेटस हमेशा क्षणभंगुर होता है, वो स्थायी नहीं होता है। वो लेकिन ये बहुत लंबे अरसे चलने वाला है। मैं मानता हूं हरियाणा के चुनाव में वो बड़ी जबरदस्त भूमिका निभाएंगी और कांग्रेस ने उस भूमिका की भूमिका भी लिख दी है। जो दीपेंद्र हुड्डा का जो बयान था ना कि विनेश फोगाट को राज्यसभा में ले जाना चाहिए, वो उसकी भूमिका थी। वो बिना कांग्रेस ज्वाइन किए हुए, बिना कांग्रेस की सदस्य बने हुए भी वो कांग्रेस के लिए वहां पर प्रचार कर सकती हैं। उनको टिकट भी दिया जा सकता है एमएलए का। बहुत से ऐसे मतलब तरीके हैं जिन तरीके से विनेश फोगाट के सेलिब्रिटी स्टेटस का विपक्ष राजनीतिक लाभ उठा सकता है, जो निश्चित रूप से वो राजनीतिक लाभ उठाएगा ही। दूसरी एक छोटी सी बात इसमें मैं और जोड़ दूंगा आपको कि विपरीत परिस्थितियों से निकलकर पहले कोई आदमी किस तरह, मनीष सिसोदिया इसके दूसरे बड़े उदाहरण है। इतने दिनों तक जेल में रखा है, बीजेपी भ्रष्ट भ्रष्ट कहती रही। आज मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकल आए जमानत प्राप्त करके। आप देखिए ना, हिंदुस्तान का कोई ऐसा अखबार नहीं है हिंदी और अंग्रेजी के इसमें आधे आधे पेज के मनीष सिसोदिया के इंटरव्यू न छपे हो। ऐसा कोई चैनल नहीं है, यानी सरकार समर्थक चैनल भी उनके लंबे लंबे इंटरव्यू, हमदर्दी भरे इंटरव्यू ले रहा है। मनीष सिसोदिया है पहले के मुकाबले ज्यादा पक्के, बड़े और चमकदार नेता के तौर पर उभर आए हैं। आज स्थिति यह है कि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप हरियाणा में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। इस तरह के सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया पहले उप मुख्यमंत्री थे, शिक्षा और स्वास्थ्य में उन्होंने अच्छा काम किया था। आज वो राजनीति के चमकते हुए सितारे हैं। ठीक जिस तरीके से विनेश फोगाट पहले एक पहलवान थी जो ओलंपिक में भाग लेती थी, देश का नाम ऊंचा करती थी, पदक लाती थी, आज वो राजनीति की सबसे ज्यादा संभावित चमकदार सितारा बनने की तरफ। जी। और मैं समाप्त करते समय दर्शकों को एक सूचना और दे दूं। एयरपोर्ट पे हमारे जो मनसुख मांडविया जी जो उस दिन हिसाब किताब बता रहे थे कि इतना आना, इतना पैसा, इतना वो, इतना दूध पे, इतना अंडे पे, इतना फलाना पे खर्च किया, तो मनसुख जी आज एक टैक्सी करके चले गए होते, उसका भी बिल फाड़ दिए होते विनेश फोगाट के नाम से कम रिसीव करने चले गए होते, तो लगता कि इस देश की सरकार भी उसके साथ है। कोई नहीं था। सही बात।
तो बिल्कुल आप सब जी अबे भाई, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।